नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की समाचार सिर्फ और सिर्फ के टीवी भारत में। मैं वर्षा वेणुगोपाल लेकर आई हूं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। बांग्लादेश में आज ऐतिहासिक चुनाव हो रहा है। शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद पहला सांसदीय चुनाव, 300 सीटों पर वोटिंग और साथ ही संविधान सुधारों पर जनमत संग्रह भी। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर बड़ा बदलाव। अमेरिका ने फैक्ट शीट से दालों पर टैक्स कटौती, $500 बिलियन की खरीदी की कमिटमेंट और डिजिटल टैक्स हटाने की लाइन हटा दी है। बातचीत जारी है, डील फाइनल नहीं। देश में ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 2020 से 2025 तक करीब 39 लाख किलो गांजा जब्त। सरकार एआई, ड्रोन और हाईटेक निगरानी से नेटवर्क तोड़ने में जुटी है। दिल्ली में ब्रिक्स बैठक, भारत की 2026 अध्यक्षता के तहत सहयोग, विकास और सुरक्षा पर फोकस। अब दक्षिण की खबरें। कर्नाटका में सियासत तेज, डीके शिवकुमार दिल्ली रवाना। सीएम पद को लेकर कांग्रेस में घमासान। ठेकेदारों का ऐलान, 5 मार्च को राज्यव्यापी आंदोलन। 37,000 करोड़ के बकाया भुगतान का आरोप। तमिलनाडु में एमके स्टालिन का साफ संदेश, डीएमके कांग्रेस गठबंधन मजबूत है, सरकार स्थिर है। समाचार और गहराई से जानने से पहले आज की सुर्खियां जान लेते हैं। भारत ब्राजील रिश्तों में नया दौर, 260 कंपनीज के साथ भारत पहुंचे लूला। ट्रेड डील और ग्लोबल गवर्नेंस सुधार पर फोकस। लोकसभा में सियासत का संग्राम, राहुल गांधी की भाषा पर बीजेपी का हमला। सड़क छाप बयान बताकर जमकर निशाना। वंदे भारत की बड़ी बढ़त, भारत का किराया चाइना, जापान, फ्रांस से सस्ता। रेल मंत्री वैष्णव का बड़ा दावा। केरला की सबसे टाइट सीट मंजेश्वरम में हर चुनाव में कांटे की टक्कर। यूडीएफ बनाम बीजेपी की सीधी जंग। अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले देश और दुनिया की खबरें। बांग्लादेश में आज एक बेहद ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। ये पहले सांसदीय चुनाव है जो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद हो रहा है। 12 फरवरी को सुबह 7:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक पूरे देश में वोटिंग होगी। 64 जिलों में बने 42,761 पोलिंग बूथ्स पर लोग वोट डालेंगे। करीब 12.7 करोड़ मतदाता इस चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। बांग्लादेश की संसद में कुल 300 सीटों पर सीधा चुनाव होता है और 50 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती है, जो पार्टीज को उनके जीत के अनुपात में मिलती है। 151 सीट जीतने वाली पार्टी सीधी सरकार बना सकती है। ये चुनाव इसीलिए भी अहम है क्योंकि 2024 में छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में करीब 1400 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद शेख हसीना देश छोड़कर भारत चली आई थी। अब देश की अंतरिम सरकार का नेतृत्व नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं। मुख्य मुकाबला 2 गठबंधनों के बीच है, डीएनएमपी गठबंधन और जमात समर्थित गठबंधन के बीच। साथ ही आज एक जनमत संग्रह भी हो रहा है, जिसमें नए संविधान सुधार पर जनता की राय ली जाएगी। ये चुनाव तय करेगा कि बांग्लादेश आगे लोकतंत्र की दिशा में कैसे बढ़ेगा। आज बात करते हैं भारत अमेरिका ट्रेड डील से जुड़े एक बड़े अपडेट की। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने चुपचाप यूएस इंडिया ट्रेड डील की फैक्ट शीट में कई अहम बदलाव किए हैं। पहले अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि भारत दालों पर टैक्स घटेगा, लेकिन अब नई फैक्ट शीट से पल्सेस का जिक्र ही हटा दिया गया है। ये भारत के किसानों के लिए बड़ी राहत है क्योंकि दालें भारत का संवेदनशील कृषि क्षेत्र है। दूसरा बड़ा बदलाव $500 बिलियन की खरीदी को लेकर है। पहले लिखा था कि भारत अमेरिका से $500 बिलियन का सामान कमिट करेगा। अब इसे बदलकर इंटेंड यानी इरादा है कर दिया गया है। मतलब अब ये कोई कानूनी या बढ़ियाकारी वादा नहीं है। तीसरा बदलाव डिजिटल सर्विस टैक्स पर है। पहले कहा गया था कि भारत ये टैक्स हटाएगा, लेकिन अब वो लाइन भी हटा दी गई है। इससे साफ है कि बैकडोर बातचीत जारी है और भारत ने अपने हितों की रक्षा की है। हालांकि रशियन तेल खरीद पर अभी स्थिति साफ नहीं हुई है। वहीं राहुल गांधी ने इस डील को एक तरफा बताते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। कुल मिलाकर डील अभी फाइनल नहीं हुई है और बातचीत जारी है। गृह मंत्रालय के अनुसार साल 2020 से नवंबर 2025 तक पूरे देश में करीब 39 लाख किलो गांजा
अतिरिक्त ड्रग्स जब्त किए गए हैं। इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा उड़ीसा का है, जहां कुल बरामदी का 27% से ज्यादा ड्रग्स पकड़े गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक 2021 में सबसे ज्यादा 8.16 लाख किलो ड्रग्स जब्त हुए थे। इसके बाद 2022, 23 और 24 में गिरावट आई, लेकिन 2025 में फिर से बढ़ोतरी देखी गई है। कुछ राज्यों में ट्रैफिकिंग बढ़ी है, जैसे राजस्थान और वेस्ट बंगाल, जबकि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटका में ड्रग्स की बरामदी में कमी आई है। सरकार ने बताया कि ड्रग्स रोकने के लिए अब AI टेक्निक, ड्रोन, रेडार सिस्टम और सीमा पर हाई टेक निगरानी की जा रही है। साथ ही पड़ोसी देशों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क तोड़ने की कार्रवाई तेज की गई है। ये आंकड़े बताते हैं कि ड्रग्स का खतरा अब भी गंभीर है और सरकार इसे रोकने के लिए लगातार कदम उठा रही है। भारत की 2026 ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स शेरपोज और शेरपोज की पहली बैठक 9 और 10 फरवरी को न्यू दिल्ली में आयोजित हुई। इस बैठक की अध्यक्षता भारत के ब्रिक्स शेरपोज सुधाकर दलीला ने की और सहयोग किया शंभू एल हकी ने। इस बैठक में ब्राजील, चाइना, इजिप्ट, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका और UAE के प्रतिनिधि शामिल हुए। 10 फरवरी को सभी प्रतिनिधियों ने विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर से भी मुलाकात की। भारत ने अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता की थीम रखी बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, यानी लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास। बैठक में हेल्थ, एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट, क्लाइमेट चेंज, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, टेररिज्म विरोध, ट्रेड और इकोनॉमी जैसे विषयों पर चर्चा हुई। भारत ने पीपल सेंट्रिक यानी लोगों को केंद्र में रखने वाली ब्रिक्स नीति पर जोर दिया, जिसमें युवा, खेल, संस्कृति और शिक्षा को शामिल किया गया। ये बैठक ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग का मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अब जरा नजर डालते हैं दक्षिण की ओर। कर्नाटका की राजनीति में एक बार फिर बड़ा घर्षण शुरू हो गया है। डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर DK शिवकुमार अचानक दिल्ली रवाना हो गए हैं और उन्होंने प्री बजट मीटिंग तक अटेंड नहीं की। इससे राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक DK शिवकुमार ने हाईकमान से सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मिलने का समय मांगा है। उनका मकसद साफ बताया जा रहा है, चीफ मिनिस्टर पद को लेकर चल रहे पावर शेयरिंग फॉर्मूला पर सीधी बात करना और दबाव बनाना। बताया जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया पर भी दिल्ली आने का दबाव है, ताकि बजट से पहले नेतृत्व को लेकर अंतिम फैसला हो सके। कांग्रेस के अंदर दो गुट आमने सामने हैं, एक तरफ सिद्धरामैया कैंप और दूसरी तरफ DK शिवकुमार कैंप। DK शिवकुमार के करीबी नेताओं का दावा है कि कई विधायक नेतृत्व परिवर्तन चाहते हैं, वहीं पार्टी हाईकमान फिलहाल स्थिति संभालने की कोशिश में है। राज्य सरकार के खिलाफ अब ठेकेदारों ने मोर्चा खोल दिया है। कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने सरकार पर बकाया भुगतान ना करने का आरोप लगाते हुए 5 मार्च को एक बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। आज मंडिया में PWD ऑफिस परिसर में ठेकेदार संघ की बैठक हुई, जिसका अध्यक्षता राज्य अध्यक्ष R मणिकंठन उर्फ मंजुनाथ ने की। उन्होंने बताया कि पूरे राज्य में सरकार पर करीब 37,000 करोड़ रुपए का बकाया है। सिर्फ मंडिया जिले में ही करीब 950 करोड़ रुपए का भुगतान अटका हुआ है। मंजुनाथ ने कहा कि ठेकेदारों ने कर्ज लेकर काम किया, लेकिन अब भुगतान ना मिलने की वजह से ब्याज तक चुकाना मुश्किल हो गया है। उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले बीजेपी सरकार को भ्रष्ट कहते थे, अब मौजूदा कांग्रेस सरकार भी उसी रास्ते पर चल रही है। ठेकेदार संघ ने पहले ही चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया को ज्ञापन सौंपकर करीब 33,000 करोड़ रुपए का बकाया भुगतान की मांग की थी। अब चेतावनी दी गई है कि अगर जल्दी पैसा नहीं मिला तो 5 मार्च को राज्य भर में जबरदस्त आंदोलन की जाएगी। यह आंदोलन आने वाले दिनों में राज्य की राजनीति और प्रशासन दोनों पर गहरा असर डाल सकता है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और DMK प्रमुख MK स्टालिन ने साफ कहा है कि DMK और कांग्रेस के गठबंधन पूरी तरह मजबूत और सुरक्षित है। उन्होंने उन खबरों को खारिज कर दिया है जिनमें कहा जा रहा था कि इन दोनों पार्टीज के बीच मतभेद है या गठबंधन टूट सकता है। MK स्टालिन ने कहा, जो लोग गठबंधन टूटने की उम्मीद कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। DMK कांग्रेस गठबंधन में पूरी एकता है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि तमिलनाडु में गठबंधन सरकार या सत्ता में हिस्से
हिस्सेदारी का कोई सवाल ही नहीं है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की राजनीति में शेयरिंग पावर की परंपरा नहीं है और कांग्रेस भी इस बात को अच्छी तरह जानती है। स्टालिन ने आगे कहा कि आने वाले चुनाव 2021 के असेंबली चुनाव से ज्यादा कठिन नहीं होंगे और डीएमके फिर से जीत हासिल करेगी। उन्होंने राज्य सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि कई योजनाएं अब केंद्र सरकार भी अपना रही है। उन्होंने खास तौर पर तोड़ी हॉस्टल योजना का उदाहरण दिया, जो काम के लिए शहरों में आने वाली महिलाओं को सुरक्षित, सस्ती और बेहतर रहने की सुविधा देती है। तो ये थी आज की ताजा खबरें। देश और दुनिया में हर पल बदलती स्थिति पर नजर रखना बेहद जरूरी है। हम आप तक लाते रहेंगे सटीक और भरोसेमंद अपडेट्स। मैं वर्षा वेणुगोपाल आपसे विदा लेती हूँ। आप देखते रहिए केटीवी भारत। धन्यवाद।